और वो कहानी क्या है जिसमें एक डॉन मारा गया। आपको बता दूं कि इस पूरे कांड की जो कहानी है वो बस एक नहाते हुए औरत को छेड़ने से शुरू हुआ था। और वो डॉन जो दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन गैंग का एक अहम मेंबर था। वो किसी पे गोलियों से नहीं, बमों से भी हमला हुआ था। सुतली बम मारे गए थे और एक अपराधी को पुलिस स्टेशन के अंदर, लॉकअप के अंदर जो अपराधी बंद था, उसकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस दौर का जो मुंबई है उसको समझना पड़ेगा, अंडरवर्ल्ड को जानना पड़ेगा और साथ ही साथ कहानी जाननी पड़ेगी बाबू रेसिम की। बाबू रेसिम की कहानी कि कैसे ये बाबू रेसिम जो है इतना बड़ा डॉन बना, जिसके बाद उसकी एक गलती ने उसकी मौत की पूरी कहानी लिख दी। तो देखिए, अंडरवर्ल्ड की दुनिया की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई में ऐसी एक नहीं कई कहानियाँ हैं। जब भी मैं भी किताबें पढ़ता हूँ आपको कहानी सुनाने से पहले, तो मुझे भी पता चलता है कि एक पर एक अंडरवर्ल्ड की कहानी और इसी में से एक वो कहानी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मुंबई में एक गैंग हुआ करता था, दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन था आप यूँ कह लीजिए और उस गैंग का नाम था बीआरए गैंग। ये गैंग अरुण गबली का गैंग था एक तरह से कह सकते हैं जिसमें 3 लोग थे, 3 लोगों के नाम से जुड़ के ये गैंग बना था बीआरए यानी बाबू रेसी, रमा नाइक और अरुण गबली। ये तीनों इस गैंग में थे और इनका एक पूरा गैंग चलता था और इसी में जो बीआरए गैंग में जो बी है वो है बाबू रेसी। तो बाबू रेसिम की क्या कहानी है उसको समझिए, तब जाकर आप जान पाएंगे कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, कैसे बाबू रेसिम में ये हिम्मत भी आई कि वो एक लड़की को जाकर छेड़ दे, वो भी सरेआम, दिन दहाड़े। तो देखिए, ये बाबू रेसिम जो है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, एक मामूली सा लड़का होता है, मामूली परिवार में ही पैदा होता है, माली हालत जो है घर की बहुत ही मतलब खराब होती है और बहुत ही गरीब परिवार का होता है। मतलब एक तरह से समझिए कि कहते हैं कि खाने के भी लाले पड़ जाए वैसी स्थिति थी। तो बचपन में ही ये क्या करता है कि होटल जो होते थे, वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह काम करते हैं, वैसे ही काम में ये भी लग जाता है और होटलों के अंदर ये बर्तन साफ करने का काम करने लगता है। तो बर्तन साफ करते-करते ही धीरे-धीरे इसकी जान-पहचान होने लगती है और थोड़े समय के बाद जो मझगाँव में एक डॉकयार्ड था, जहाँ पे शिप लगता है साइड में और वहाँ पर कहते हैं उस डॉकयार्ड पे शिप बनने का भी काम होता है। वहीं पर जो कैंटीन होता है, वो वहाँ पे अब नौकरी करने लगता है और यहीं पे नौकरी करने के दौरान ही ये जो बाबू रेसिम होता है, ये अपराध की दुनिया में भी जो छोटे-मोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है और धीरे-धीरे जो है क्या कहते हैं कि छोटे-मोटे जो कांड होते थे, चोरी-चकारी, हफ्ता वसूली, ऐसे धंधों में ये घुस जाता है। ये 80 के दशक के पहले की 80 के दशक की बात है ये, ठीक है? तो वहाँ पर वो हफ्ता वसूली के धंधे में घुस जाता है। धीरे-धीरे ऐसे ही करते-करते जब उसका दबदबा जो है ना धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, तो वो क्या करता है, वो फिर हफ्ता वसूली के धंधे से अलग वो हड़ताल खत्म करवाने के बदले पैसे भी लेने लगा। ये वो वक़्त था जब मुंबई में कई मिल चलते थे और वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे, वो हड़ताल पर जाते थे। तो कई बार हड़ताल को ख़त्म करने के लिए गुंडों, मवालियों का भी सहारा लिया जाता था, जो जाते थे और अपने दम पर, अपने अपराध के दम पर, आतंक के दम पर वर्कर्स को मार-पीट के, डरा-धमका कर वापस से काम करने के लिए मजबूर कर देते थे। उनकी माँग पूरी हो न हो, उन्हें वापस जाकर काम करना पड़ता था। तो बाबू रेसिम भी कुछ ऐसे ही काम-वाम करना शुरू कर देता था, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से उनको पैसा मिलता था, तो फिर वो हड़ताल खत्म करवा देता था और उस बदले में उसको पैसे मिलते थे। कुछ ऐसे काम करते-करते हुए भी उसको जो एक तरह से कहें तो उसका आतंक, उसका अपराध, उसका नाम बड़ा होने लगा। तो कहते हैं कि उस दौरान उसका नाम इतना बड़ा हो गया था कि इलाके में वो एकदम खुले में घूमता था और लोग उसे देखकर दुआ सलाम करते थे। एक दिन की बात है कि ऐसे ही वो घूम रहा था और घूमते-घूमते उसकी नज़रें जो है, ऐसी जगह पर जाकर अटकती है कि उसका मौत का वही कारण बन जाता है। तो बाबू रेसिम जो है ना, उसकी मौत की जो कहानी है, वो जुड़ती है कंजरवाड़ा से। अब कंजरवाड़ा क्या है कि मिडिल मुंबई जो है, वहाँ से भाईखला रेलवे स्टेशन से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर एक गली है। उसी को वहाँ पर जो बसे हैं लोग,
उनको कंजरवाड़ा कहते हैं, कंजरवाड़ा जगह कहते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि कंजर कबीले के जो लोग हैं ना, उनके वंशज, वो लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है। कहते हैं इस कबीले के लोग जो होते हैं, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। और उनके कबीले में जो औरतें हैं, उन्हें देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए, इतनी खूबसूरत वो होती है, ऐसा कहा जाता है। और बाबू गोपाल ऋषि का दबदबा ऐसा था कि वो सोचता था कि अगर उसने किसी चीज़ को चाह लिया, तो वो चीज़ पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता था। तो ऐसे ही वो घूमते-घूमते जा रहा था, सुबह की बात थी और इसी वक़्त धूप भी थी थोड़ी-सी और धूप की रोशनी की चमक के उस पार ना एक लड़की थी और वो लड़की खुले में ही नहा रही होती है। कंजरवाड़ा का जो इलाका होता है, वहीं पर वो खुले में नहा रही थी और उसके ऊपर जो है ना, बाबू रेसिम की नज़र पड़ जाती है। लड़की कहते हैं कि बहुत खूबसूरत होती है और बाबू रेसिम जो है ना, उसे देखता ही रह जाता है। आपको मैंने बताया कि वो ऐसा आदमी था जो चाहता था वो पा लेता था। उस लड़की को देखकर भी मतलब वो एक तरह से उसके कदम रुक गए हैं, वो बेकाबू हो गया और इस कदर वो उस लड़की को देखकर अट्रैक्ट हुआ कि कहते हैं कि बाबू रेसिम बिना कुछ सोचे-समझे वो जाता है और उस लड़की के पास पहुँचता है और उस लड़की को वो पीछे से जकड़ लेता है। अब उसे तो ऐसा लगता है कि जिस लड़की पर उसने हाथ डाला है, वो लड़की उसे देखकर उसकी हो जाएगी क्योंकि वो बहुत बड़ा दादा था, बहुत बड़ा डॉन था। लेकिन बाबू रेसिम की इस हरकत के साथ ही वो लड़की एकदम चीख पड़ती है। इतने ज़ोर से वो चीखती है कि बाबू रेसिम जो है ना, खुद भी डर जाता है और उस लड़की को छोड़कर उससे अलग हो जाता है। लड़की की चीख सुनकर वहाँ पर आस-पास में जो है काफ़ी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं। बाबू रेशम अभी भी सकते में था कि मतलब उसने किसी लड़की पे हाथ डाला, उस लड़की ने उसको मना कर दिया, उसका एक अलग ही एटीट्यूड था। तो इस वक़्त पे क्या होता है कि बाबू रेशम की हरकत को देखते वहाँ पर जो भीड़ जुड़ती है, वो बाबू रेशम को कॉलर से पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। चाटे ही चाटे उसके गालों पर बजाने लगते हैं, सभी उसको मारने लगते हैं। कुछ देर तक तो कहते हैं कि बाबू रेसिंग को कुछ समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। लोग उसे इस तरह मार रहे हैं जैसे वो गली मोहाली का कोई छोटा-मोटा इधर तुच्चा अपराधी। कुछ देर में ही उसे होश आता है, उसे याद आ जाता है कि वो मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक डॉन है और उसके बाद वो पलट के वार करता है। और उस भीड़ से जो लड़का सबसे ज़्यादा उस पे चढ़ रहा था, उसे मार रहा था, उस लड़के को पकड़कर बाबू रेशम जो है वो पीटना शुरू कर देता है। फिर कहते हैं कि भीड़ में उस लड़के को बाबू रेशम जो है इस कदर पीटता है कि वहाँ जितने भी आस-पास में लोग होते हैं, जो लड़की को बचाने के लिए आगे आए थे, वो सभी भाग खड़े होते हैं, सभी भाग जाते हैं और बाबू रेसिम को जो लड़का पीट रहा था और फिर बाबू रेसिम ने उसे पीटा, वो लड़का भी वहाँ से निकल जाता है और फिर बाबू रेसिम जो है वहाँ से सीना तानते हुए निकल जाता है। लेकिन कहते हैं कि बाबू रेसिम को भी इस बात का धक्का तो लगा था कि उसे उसके ही इलाके में लोगों ने पकड़कर पीट दिया। हालाँकि बाबू रेसिम ने जिस लड़के की पिटाई की थी, वो भी लड़का आप समझ लीजिए कि जिस कंजरवाड़ा में घुसकर बाबू रेसिम ने इस लड़की को छेड़ने की घटना को अंजाम दिया था, उस कंजरवाड़ा का वो एक तरह से भाई ही था और उसका नाम था विजय उटेकर। अब इन सभी चीज़ों को लेकर विजय उटेकर जो है प्लानिंग करने लगता है और वो ढूँढने लगता है कि कैसे अरुण गवली से जो है इस पूरे मामले की जो है एक तरह से बदला लिया जाए। इसी बीच में क्या होता है कि उसे पता चलता है कि इस इलाके में उसी इलाके में एक और आदमी है श्रीधर शेट्टी, जो कि कॉम्पिटिटर है किसका? अरुण गवली जो है उसका कॉम्पिटिटर होता है श्रीधर शेट्टी। तो ये क्या करता है विजय उटेकर अपना दिमाग चलाता है और जो श्रीधर शेट्टी होता है उसके 2 भाई होते हैं जयंत और अप्पू शेट्टी। उनसे दोस्ती करता है और दोस्ती करके वो अपने पूरे प्लान को बनाता बताता है कि उसे क्या चाहिए। फिर जो है कहते हैं कि उन्हीं का जो एक तरह से जो भाई होता है जयंत शेट्टी और जो श्रीधर शेट्टी का जो भाई होता है जयंत शेट्टी और अप्पू शेट्टी, ये विजय उटेकर की मदद करता है बाबू रेसिम को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है और उसमें मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है शेट्टी ब्रदर्स। और इसके बाद जो असली प्लानिंग होती है,
विजय उटेकर की वो शुरू हो जाती है। उससे बदला लेना था। अब वो आप समझ लीजिए कि एक घटना के कारण वो इस तरह से बाबू रेसिम के पीछे पड़ा था कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबू रेसिम की जान चाहिए थी। अब एक बार फिर से वो प्लानिंग शुरू करने लगता है। अब बाबू रेसिम की भी मैं बात कर रहा हूँ। बाबू रेसिम की उन दिनों दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के साथ भी गैंग वॉर चलता था, उनसे भी उनकी अदावत थी। और इसके अलावा भी वो लोग गैंगस्टर आदमी थे, तो तमाम झगड़े होते थे, तमाम चीज़ें होती थी, पुलिस भी उनके पीछे थी। तो उन दिनों एक मारपीट के मामले में ही पुलिस जो है बाबू रेसिम के पीछे पड़ी थी। तो बाबू रेसिम क्या करता है कि उस दौरान में कहते हैं कि अगरी पाड़ा जो एक पुलिस स्टेशन है, उस समय उसके प्रभारी जो है ना मधुकर जेंडे थे शायद। तो उनको वो सरेंडर कर देता है और उसके बाद जो है ये बाबू रेसिम उसको जेकब सर्कल का एक पुलिस हवालात होता है, वहाँ के कोठी नंबर 1 में बंद कर दिया जाता है। इस बात की खबर जो है विजय उटेकर को लग जाती है कि बाबू रेसिम जो है वो जेकब सर्कल के पास हवालात में बंद है और ये अच्छा मौका है जो उसे खत्म किया जा सके। अब देखिए कोर्ट रूम मर्डर के बारे में आपने सुन लिया है। अंडरवर्ल्ड के टाइम में भी आपने सुना था कि जब दाऊद इब्राहिम के भाई की जो हत्या हुई थी जिसमें अमीरजादा, आलमगीर इन सभी का नाम आया था और उसके बाद कैसे दाऊद इब्राहिम ने बदला लिया था और अमीरजादा को कोर्ट के अंदर मरवाया था, परदेसी को भेजा था उसने मारने। अब कोर्ट के अंदर मर्डर तो सबने देख लिया था, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर मर्डर किसी ने नहीं देखा था और जिसकी प्लानिंग कौन कर रहा था? विजय उटेकर, जो बहुत बड़ा कोई डॉन भी नहीं था, लेकिन दाऊद इब्राहिम का जो सबसे बड़ा दुश्मन गैंग था, पीआरए अरुण गबली का गैंग, उसके एक अहम मेंबर को मारने की प्लानिंग, पुलिस स्टेशन के अंदर मारने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब ये हवालात में बंद होता है तो विजय उटेकर जो है 5 मार्च 1987 1987 को वो अपने दोस्तों के साथ टैक्सी भाड़ा पर लेता है। अब देखिए कि ये मैंने कहा कि बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर था नहीं, इनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं होती है। ये 2 टैक्सी भाड़े पर लेते हैं और उसके ज़रिए ये हथियार-वथियार लेकर, सुतली बम-वम लेकर पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन। जो हवालात होता है उसके बाहर पहुँचते हैं। अब वो टैक्सी वाले को पता लग जाता है कि ये लोग यहाँ पर वारदात अंजाम देने आए हैं, तो वो तो पैसा भी नहीं लेते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए ये विजय उटेकर क्या करता है, अपने एक दोस्त को बाहर ही रखता है, जो बंदूक के नोक पर उन टैक्सी वालों को वहाँ रोक कर रखता है, ताकि अपराध को अंजाम देने के बाद जब ये भागे तो बाहर इनके लिए गाड़ी मौजूद रहे। तो इधर एक साथी जो है टैक्सी को रोके खड़ा था और इधर कुछ साथी जो है विजय उटेकर के साथ मिलकर जेल के अंदर मतलब कि आपको कहें तो हवालात के अंदर घुसने की प्लानिंग बना रहे थे। अंदर यूँ ही नहीं घुसा जा सकता था क्योंकि अपराधी अंदर बंद थे, हवालात में बंद थे, इसलिए जो है ये एक तरह से ब्राइब करने की कोशिश करता है वहाँ पर जो कांस्टेबल खड़े होते हैं हवालात के बाहर उसको। तो विजय उठकर कहते हैं कि शराब लेकर गया था, कुछ खाने-पीने की चीज़ लेकर गया था और कह रहा था कि उसे बाबू रेसिम से मिलना है, उसके लिए सामान लेकर जा रहा है। लेकिन वो हवलदार अंदर नहीं ले जाने जा जाने ही नहीं दिया जा रहा था उसको। उसके बाद कहते हैं वो हवलदार को भी दारू ऑफ़र करता है लेकिन फिर भी वो मना कर देता है और जब उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है, तब वो हमला करता है। हमला भी क्या, तो वो बम मारकर दरवाज़ा तोड़ देता है, इसमें पुलिस वाले भी घायल होते हैं और इसके बाद ये अंदर घुसता है और भागते हुए सीधे अंदर जो हवालात का कोठी नंबर 1 होता है, वहाँ पर पहुँचता है और ताला तोड़ने लगता है। अरुण गवली का साथी बाबू रेसिम जो हवालात के अंदर बंद था, उसे एक पल को ऐसा लगता है कहते हैं कि कोई उसका साथी जो है ना जेल तोड़कर उसको रिहा करने आया है। मतलब फ़िल्मी चीज़ें वो सोच रहा था और एक तरह से आप देखिए तो फ़िल्मी चीज़ें ही हो रहा था कि पुलिस स्टेशन के अंदर अपराधी आकर बम मारे, गोलियाँ चलाए, ये सब तो फ़िल्मों में ही होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा होना मुमकिन नहीं है लेकिन 1987 में ही ये मुंबई अंडरवर्ल्ड में हो रहा था। तो जब वो ताला तोड़ रहा होता है, तो बाबू रेशम को पहले यही लगता है कि उसे छुड़ाने के लिए उसके गैंग का कोई आया है। लेकिन उसने देखा कि जो ताला तोड़ रहा है विजय उटेकर, उसे पता नहीं होता कि ये विजय उटेकर है जिसने पहले भी इस पर जानलेवा हमला किया था। वो ताला इस कदर तोड़ रहा था, पागलों की तरह वो ताला तोड़ रहा था कि कैसे जल्दी से ये ताला टूटे। इसी बीच बाबू रेसिम की नज़र जाती है कि ताला तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय उटेकर है जिसने शराब के अड्डे पे भी उस पर हमला किया था।
अब बाबू रेसिम को समझ में आ गया था कि अब तो ये उसकी आखिरी घड़ी आ गई है, अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पागलों की तरह विजय ताले को तोड़ रहा था और ताला टूट भी गया और बंदूक निकाल के वो सीधे बाबू रेसिम की तरफ बढ़ता है। बाबू रेसिम कोठी के अंदर दीवार की तरफ चिपक जाता है और वो मराठी में ही कहता है कि विजय ऐसा करो नक्का, मतलब वो कहता है कि विजय ऐसा मत करो, लेकिन विजय मानने को तैयार नहीं था। विजय ने अपनी बंदूक उठाई और धड़ाधड़ 3 गोलियाँ जो है बाबू रेसिम को दाग दी। इस 3 गोलियों के इन 3 जो गोली लगती है बाबू रेसिम को, उसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है, वहाँ पर ढेर हो जाता है, निढाल हो जाता है और उसके अंदर जान नहीं बचती है। लेकिन विजय उटेकर सोचता है इस वक़्त पे कि आखिर ये इतनी आसानी से मर कैसे सकता है? इसने मेरी बेइज़्ज़ती की है, हमारे बस्ती में घुसकर लड़की को छेड़ा है, ये इतने आसानी से कैसे मर सकता है? तो इस बाबू रेसिम को तो इतनी आसान मौत वो नहीं दे सकता है, वो उसे ऐसे नहीं मरने दे सकता है। और इसके बाद ये क्या करता है, ये जो विजय उटेकर होता है, ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपने इलाके में लड़की को छेड़े जाने का अपमान का बदला लेने के लिए मरे हुए बाबू रेसिम के सिर पर हथौड़ा से कहते हैं कि धड़ाधड़ वार वार करने लगता है और तब तक मारता है जब तक उसे ये एहसास नहीं हो जाता है कि वो मर गया। हालाँकि वो पहले मर चुका था, लेकिन वो हथौड़ा से मार-मार के उसके सिर को कुचल देता है लॉकअप के अंदर ही। उस दौरान कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस वाले थे, वो इतने सख्ते में आ जाते हैं, इतने डर में आ जाते हैं विजय उटेकर के उस रूप को देखकर कि वो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहते हैं, हिल-डुल भी नहीं पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें और इस पूरे घटना को अंजाम देकर पुलिस स्टेशन में लॉकअप के अंदर बंद एक अपराधी को जान से मारने के बाद और जान से मारने के दौरान आप एक चीज़ याद रखिएगा कि वो जितने बार वार कर रहा था विजय उटेकर जितने बार बाबू रेसिम के ऊपर वार कर रहा था, उतने बार वो मराठी में बोल रहा था, माझा नाव विजय उटेकर आहे। यानी मेरा नाम विजय उटेकर है। यानी वो चाह रहा था कि लोग जाने कि बाबू रेसिम, अरुण गवली के गैंग का जो बाबू रेसिम है, उसे मारने वाला कोई और नहीं विजय उटेकर है, जिसके कंजरवाड़ा में घुस के बाबू रेसिम ने एक लड़की को छेड़ा था। लेकिन देखिए ये कहानी जितनी सिंपल लग रही है कि बाबू रेसिम ने एक जो ये डॉन था अरुण गवली का साथी बाबू रेसिम, इसने एक नहाते हुए लड़की को छेड़ा और इसके बाद उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई और उसे मार दिया गया। लेकिन ये कहानी कहते हैं इतनी सिंपल नहीं थी। कहते हैं कि इसके पीछे दूर कहीं विदेश में बैठा जो है ना दाऊद इब्राहिम था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। बाबू रेसिम की मौत के पीछे भी कहते हैं दाऊद इब्राहिम का ही हाथ। कैसे? इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन हुसैन जैदी भी अपनी किताब में इसके बारे में यही लिखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो इन सभी चीज़ों के पीछे जो साजिश है, वो दाऊद इब्राहिम की ही थी। और एक किताब मैंने भी लिखी है, क्राइम फिक्शन नॉवेल है, उसने कहा आई हेट राइटर। पढ़िएगा ज़रूर, मज़ा आएगा और फिर बताइएगा कि मेरी लिखी गई कहानी आपको कैसी लगी।